Hello everyone, welcome back to my channel. So today is part 5 of OBG MRP series, that you already know, that is the must remember point for NOSET, that you should know at least these point, right? So before starting the session मैं आपको एक आपका डाउट क्लियर कर दूं, that is कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट आ रहा है कि फार्मा प्लीज फार्मा करवा दो, फार्मा के MRP करवा दो या फिर फार्मा के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो। सो देखो, फार्मा के लिए मैं बता देती हूँ, फार्मा का जो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है वो कहाँ कहाँ से आते हैं। फर्स्ट हमारा OBG से आता है, सेकेंड हमारा साइकियाट्री से आता है एंड थर्ड हमारा MSN से आता है। सो MSN में हमारा पीट्स भी ऐड हो जाएगा। सो ये बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट एरियाज है जहाँ से फार्मा के इंपॉर्टेंट ड्रग्स आते हैं। सो देखो, फॉर OBG ऑलरेडी मैं OBG की सीरीज स्टार्ट कर रखा है। सो लाइक टोटल 10 OBG की 10 टोटल पार्ट है, ठीक है ना। सो आज हमारा पार्ट 5 है, ऐसे ही टोटल 10 तक हमारा होगा। तो लास्ट का जो 10 होगा, लास्ट का 9 और 10 होगा। सो 9th में सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट डिस्कस कर दूंगी मैं, एंड लास्ट का जो 10th वाला पार्ट होगा, 10th वाले में सारे के सारे इंपॉर्टेंट ड्रग्स फॉर नॉसेट जो आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, वो सारा कवर हो जाएगा, ठीक है ना। सो इस तरीके से OBG का सारा फार्मा कंप्लीट हो गया। कमिंग टू साइकियाट्री, तो साइकियाट्री का भी MRP में लाइक आई एम वर्किंग ऑन दैट। सो साइकियाट्री का भी MRP आएगा। सो ऐसे ही साइकियाट्री के भी कुछ पार्ट्स आएंगे, उसमें जो लास्ट वाला पार्ट होगा उसमें सारा का सारा साइकियाट्रिक से रिलेटेड जितने भी ड्रग्स होंगे ना, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एवरी टाइम 1 to 2 MCQ कम फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली, मतलब कि साइकियाट्री के ड्रग्स से, लाइक एंटी साइकोटिक, एंटी एंग्जाइटी हो गया, एंटी डिप्रेसेंस हो गया, उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आना चाहिए, ठीक है ना। तो वो कवर हो गया। तो OBG के और साइकियाट्री के ड्रग्स कंप्लीट हो गए। कमिंग टू MSN, तो MSN में जैसे कि हमारा डायूरेटिक्स हो गया, इमरजेंसी ड्रग्स हो गए, एंटी एपिलेप्टिक्स हो गए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगी लास्ट में, ठीक है ना। लास्ट में लाइक बिफोर नॉसेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। सो ऑल यू नीड कि आपको जस्ट मेरे साथ लगे रहना है, एंड यू हैव टू जस्ट कीप स्टडिंग। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, फार्मा कंप्लीट करा दूंगी मैं, ठीक है ना। बट आपको यस आपको साथ साथ पढ़ना है। लाइक कुछ चीज़ें जो है जो मैं वो करवा रही हूँ, मॉक टेस्ट सीरीज जो मैंने स्टार्ट किया है, तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं मॉक टेस्ट पे कंप्लीट करवाती हूँ, जो मैंने लाइक ड्यूरिंग माय सेशन मैंने चीज़ें नहीं बता पाई हूँ, तो वो वहाँ पे भी कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ मॉक टेस्ट भी आप ज़रूर देखो, मेरी MRP सीरीज़ भी ज़रूर देखो, आपको एग्जाम के डे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। लाइक यू विल रियलाइज ऑन द डे ऑफ एग्जाम कि येस इट इज़ बेनिफिशियल, ठीक है ना। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन हम एक छोटा सा प्यारा सा कोट पढ़ते हैं, टू मोटिवेट यू पीपल, बिकॉज दिस इज़ द टाइम जब हम बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं कि पता नहीं मुझसे क्लियर होगा या नहीं होगा। सो देखो, right now while others are resting, you are building a version of yourself that will clear this exam। देखो, दिस इज द सीजन की वेडिंग सीजन चल रहा है, लोग शादी अटेंड कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। सो जब हम देखते हैं ना, तो हमें भी लगता है कि यार मैं भी शादी अटेंड कर लेता हूँ, मैं भी घूम लेता हूँ, सब इतने मजे कर रहे हैं, मैं तो पढ़ रहा हूँ। सो देखो, कोई नहीं, अब पढ़ रहे हो, यू आर मेकिंग अ वर्जन ऑफ योर सेल्फ, कि आप उस कैपेबल हो जाओगे कि नेक्स्ट नॉर्सेट के टाइम, मतलब जो नेक्स्ट ईयर होगा, आप आराम से घूम सकते हो, शादी पार्टी एवरीथिंग यू विल अटेंड, है ना। सो अभी आपने क्या करना है, पढ़ना है, टू मेक अ कैपेबल, है ना। आप उस कैपेबल बनने के लिए आपको अभी पढ़ना है, मेहनत करना है। सो प्लीज़ अच्छे से पढ़ते रहो, लगे रहो, बहुत मज़ा आएगा अगर आपका नॉर्सेट क्लियर हो जाएगा तो, ठीक है ना। जब आपके हाथों में वो 1 लाख की सैलरी आएगी तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, इसलिए प्लीज़ अच्छे से पढ़ो, लगे रहो। सो स्टार्ट करते हैं अब सेशन से। दैट इज़ द फर्स्ट हमारा टॉपिक है मॉडिफाइड बिशप स्कोर। सो हम इसको मॉडिफाइड हम क्यों बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहले जो हमारा बिशप स्कोर था ना, उसमें सर्वाइकल लेंथ की जगह सर्वाइकल इफेसमेंट था, बट अब वो रिप्लेस हो गया है सर्वाइकल लेंथ से, क्योंकि हम इसको इजिली मेजर कर सकते हैं। सो दैट्स वाई इट इज नेम्ड एज मॉडिफाइड बिशप स्कोर। हम ये क्यों करते हैं, जब हम इंडक्शन ऑफ लेबर चेक करते हैं ना, जब हम इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं टू चेक द सर्वाइकल कॉम्पिटेंसी की, लाइक जो सर्विक्स है वो रेडी है कि नहीं है। सो फॉर टू डैट हम क्या करते हैं, हम करते हैं बिशप स्कोर, है ना। सो इट इज यूज टू असेस हाउ रेडी द सर्विक्स फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। सो इसमें बेसिकली 5 कंपोनेंट्स है, क्या क्या है, सर्विक्स डायलेशन है, सर्विक्स लेंथ है, सर्विक्स कंसिस्टेंसी है, सर्विक्स पोजीशन है, एंड स्टेशन ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट है। तो टोटल 5 हमारा पॉइंट्स है, 5 हमारे पॉइंट्स है, एंड उसके 3 स्कोर है, 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है ना। सो ऐसे स्कोरिंग है। सो अगर सर्विक्स डायलेशन अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर होगा तो हम स्कोर 0 देंगे, 1 to 2 होगा तो 1 होगा, 2 to 4 सेंटीमीटर डायलेट होगा तो स्कोर 2 देंगे, एंड अगर मोर देन 4 सेंटीमीटर डायलेट है देन द स्कोर इज 3, ठीक है।
सर्विक्स लेंथ की बात करें तो अगर मोर देन 4 सेंटीमीटर, ऐसा ऑपोजिट याद करो, मोर देन 4 सेंटीमीटर अगर सर्विक्स डायलेट होगा तो हम स्कोर 3 देंगे। अगर मोर देन 4 सेंटीमीटर अगर डायलेट है, लेंथ है सर्विक्स की, तो हम स्कोर देंगे 0, 2 to 4 है तो 1, 1 to 2 है तो 2, एंड अगर लेस देन 1 है तो 3। सो लाइक टोटल ऑपोजिट है, सर्विक्स डायलेशन का जस्ट ऑपोजिट है सर्विक्स लेंथ, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है ना। कमिंग टू सर्विक्स कंसिस्टेंसी, पहले हम कर लेते हैं। सर्विक्स कंसिस्टेंसी में अगर फर्म होगा तो 0, एवरेज होगा तो 1 एंड सॉफ्ट होगा तो 2। तो इसमें 3 नहीं होते हैं, 0, 1, 2 ही होता है, ठीक है ना। सर्विक्स पोजीशन की बात करें तो पोस्टीरियर 0, मिड पोजीशन होगा तो 1 एंड एंटीरियर अगर लोकेटेड होगा तो हम 2 स्कोर देंगे। सो लाइक इसमें भी हमारे 3 स्कोर होते हैं। कमिंग टू द स्टेशन ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, तो स्टेशन ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट मीन्स की इन रिस्पेक्ट टू स्चियल स्पाइन, है ना, इन रिस्पेक्ट टू स्चियल स्पाइन। तो अगर -3 स्टेशन है तो 0, -2 है तो हमारा 1 हो जाएगा, मतलब -1 है या फिर 0 है तो हम 2 देंगे, एंड अगर +1 +2 है तो 3 हम स्कोर देंगे। तो टोटल स्कोर कितने होते हैं, 13 होते हैं। मोर देन 6 अगर है, मोर देन और इक्वल टू 6 है, मतलब कि सर्विक्स जो है वो फेवरेबल है, मतलब कि इंडक्शन ऑफ लेबर क्या कर सकते हैं। एंड अगर लेस देन 6 है तो सर्विक्स क्या है, अनफेवरेबल है। जस्ट यू हैव टू नो दिस पॉइंट रिगार्डिंग मॉडिफाइड बिशप स्कोर। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सर्विक्स डायलेशन, लेंथ, कंसिस्टेंसी हो गया हमारा, पोजीशन हो गया और हमारा स्टेशन हो गया। सो ये हम 4 कंपोनेंट लेते हैं, उसके स्कोरिंग हो गया, एंड टोटल मार्क्स कितने होंगे, फेवरेबल कब बोलेंगे, अनफेवरेबल कब बोलेंगे। कमिंग टू इंडक्शन ऑफ लेबर, सो इंडक्शन ऑफ लेबर में हम क्या क्या एजेंट्स यूज करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सो द थिंग इज डाइनोप्रोस्टोन, मोस्ट कॉमनली डाइनोप्रोस्टोन यूज करते हैं, दैट इज द प्रोस्टाग्लैंडिन E2। सो डाइनोप्रोस्टोन हो गया, उसके अलावा मिजोप्रोस्टोल भी यूज करते हैं, है ना, मिफीप्रोस्टोन यूज करते हैं, मिफीप्रिस्टोन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा कुछ हम मैकेनिकल करते हैं। मैकेनिकल में क्या करते हैं, फॉलिस कैथेटर हम सर्विक्स के अंदर इंसर्ट करते हैं एंड बलून्स को इन्फ्लेट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, मैकेनिकली वो सर्विक्स को डायलेट करते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन भी होता है। एंड हमारा लास्ट है सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड में क्या करते हैं, अम्नियोटोमी करते हैं, दैट इज द आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और अम्नियोटोमी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अम्नियोटोमी कब करनी है, दैट इज कि जब जो फीटल जो स्टेशन है 0 या फिर प्लस स्टेशन हो, तभी हम अम्नियोटोमी करेंगे। अगर आपने 0 से पहले अगर -1 -2 अगर स्टेशन है तो आपने कर दिया तो कोड प्रोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा है। सो टू प्रिवेंट दैट हम अम्नियोटोमी कब करते हैं, द आइडियल टाइम अगर एग्जाम में आ गया, आइडियल टाइम फॉर अम्नियोटोमी दैट इज द एट 0 और प्लस स्टेशन पे करना है, ठीक है ना। सो दिस इज रिगार्डिंग इंडक्शन ऑफ लेबर, बिशॉप्स स्कोर हो गया, ठीक है। कमिंग टू एपिसियोटोमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो एपिसियोटोमी का द बेस्ट टाइमिंग क्या है, दैट इज द क्रॉनिंग। ड्यूरिंग क्रॉनिंग करते हैं, मतलब कि एटलीस्ट लाइक +2 to 4 सेंटीमीटर जब हेड विजिबल होता है ना, तब हम एपिसियोटोमी करते हैं, उससे पहले नहीं किया जाता है, ठीक है ना। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो हमारा न्यू PPH का जो गाइडलाइंस आया है फॉर प्रिवेंशन ऑफ PPH, तो जो न्यू गाइडलाइंस आई है उसके अकॉर्डिंग जो रूटीन एपिसियोटोमी जो पहले किया करते थे वो अवॉइड है। अब रूटीन एपिसियोटोमी नहीं करते हैं अनटिल अनलेस कोई इंडिकेशन हो, तभी हम एपिसियोटोमी परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। सो रूटीन इज अवॉइडेड, ठीक है ना। कब करते हैं, ड्यूरिंग क्रॉनिंग, व्हेन लाइक 3 to 5 सेंटीमीटर जब हेड इज विजिबल तब हम करते हैं। कटिंग ऑर्डर क्या होता है, दैट इज द फर्स्ट म्यूकोजा कट करते हैं, देन मसल कट करते हैं, देन हम स्किन कट करते हैं। सो ऑपोजिट है, ठीक है ना। सो म्यूकोजा, मसल एंड स्किन। टाइप ऑफ पेरिनियल टेयर, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से MCQ आ रखा है कि एपिसियोटोमी जो है वो कौन सा डिग्री ऑफ टेयर है, दैट इज द सेकंड डिग्री, है ना, सेकंड डिग्री है, सेकंड डिग्री पेरिनियल टेयर है एपिसियोटोमी, ठीक है। एंगल क्या है, सो देखो बहुत सारे एपिसियोटोमीज बहुत टाइप के होते हैं, लाइक जे शेप, मीडियन हो गया, है ना, मीडियन इंसिजन हो गया, जे शेप इंसिजन हो गया, बट द मोस्ट कॉमनली परफॉर्म एपिसियोटोमी टू प्रिवेंशन ऑफ PPH अकॉर्डिंग टू दैट गाइडलाइंस, दैट इज द 60 डिग्री मीडियोलेटरल, है ना, 60 डिग्री मीडियोलेटरल करते हैं, लाइक दिस, ऐसे काइंड ऑफ दिस 60 डिग्री मीडियोलेटरल करते हैं टू प्रिवेंट द एनल इंस्फिस्टर को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, 60 डिग्री मीडियोलेटरल करते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से मसल्स कट होते हैं, कौन कौन से मसल्स कट नहीं होते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द बल्बोस्पोंजियोसस, लेवेटर एनाई हो गया, सुपरफिशियल एंड डीप ट्रांसवर्स पेरिनाई मसल्स जो है वो कट करते हैं। कौन से मसल्स कट नहीं करते हैं, दैट इज इस्चियोकैवर्नस, कॉक्सीजियस एंड ऑब्टूरेटर मसल्स कट नहीं करते हैं ड्यूरिंग एपिसियोटोमी।
एपिसियोटोमी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो, है ना। उसके अलावा कौन सा सूचर अप्लाई करते हैं, डेट इज एब्जॉर्बेबल क्रोमिक कैटगट सूचर यूज करते हैं, क्रोमिक कैटगट सूचर यूज करते हैं, डेट इज द एब्जॉर्बेबल सूचर यूज करते हैं। एंड आफ्टर एपिसियोटोमी फर्स्ट 24 आवर्स हमें आइस पैक लगाने बोलना है ना, फर्स्ट 24 आवर्स हमें आइस पैक लगाने बोलना है, क्यों, टू प्रिवेंट पेन, टू मिनिमाइज द पेन, टू मिनिमाइज द स्वेलिंग। एंड आफ्टर 24 आवर्स हमें पेशेंट को सिट्स बाथ के लिए ऑफर करना है कि सिट्स बाथ आपको लेना है ना, सो दैट प्रॉपर डायलेशन हो, वहाँ पे वेजो डायलेशन हो, तो प्रॉपर हीलिंग हो, है ना। सो फर्स्ट 24 आवर्स आइस पैक, आफ्टर 24 आवर्स सिट्स बाथ, ठीक है ना। सो दिस थिंग्स यू शुड नो रिगार्डिंग एपिसियोटोमी, राइट। आफ्टर दैट हमारा आता है रीडर स्केल, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट स्केल। सो रीडर स्केल क्या है, जो हम एपिसियोटोमी करते हैं ना, टू असेसमेंट, फॉर असेसमेंट दैट हम रीडर स्केल यूज करते हैं। सो रीडर में क्या क्या है, जो वर्ड्स है ना उसी को असेस करते हैं, दैट इज द आर फॉर रेडनेस, तो जो साइट है उस साइट को हम फॉर रेडनेस के लिए चेक करते हैं। ई इज द एडीमा, की वहाँ पे एडीमा तो नहीं हुआ है, ठीक है ना। ई इज द एकाइमोसिस, एनी ब्लूइश डिस्कलरेशन वगैरह, ब्लूइश और पर्पलिश डिस्कलरेशन तो नहीं हुआ है ना। सो रेडनेस हो गया, एडिमा हो गया, एकाइमोसिस हो गया, ठीक है। उसके अलावा ड्रेनेज, है ना, ड्रेनेज अगर आ रहा है तो कैसा ड्रेनेज है, इट्स वेदर इट्स ब्लडी है, फॉल स्मेलिंग है, प्यूरुलेंट है, कैसे है ना। सो अगर प्यूरुलेंट है तो इट मीन्स इट इंडिकेट इन्फेक्शन हो गया वहाँ पे, ठीक है ना। अगर बहुत ज़्यादा ब्लडी आ रहा है इट मीन्स कि कहीं पे इंजरी हो रखी है, लेसरेशन हो गया है ना। सो वो हमें देखना है। अप्रोक्सीमेशन है ना, अप्रोक्सीमेशन का मतलब कि दोनों साइड प्रॉपर क्लोज हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। सो दैट इज द रीडर स्केल। अगर इसमें स्केलिंग होती है, इसमें भी स्कोरिंग होती है, तो स्कोरिंग याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट जितना स्कोर कम होगा उतना बेटर हीलिंग होगा, है ना। सो लाइक अगर 1 स्कोर है, 2 स्कोर है, 3 स्कोर है, इट मीन्स हीलिंग बेटर है ना। अगर जितना ज्यादा स्कोर होगा, अगर 10, 11, 12 स्कोर है, तो मतलब कि हीलिंग उतना पुअर है। तो जस्ट यू हैव टू नो दिस पॉइंट रिगार्डिंग रीडर स्केल, ठीक है ना। रीडर स्केल क्यों कब करते हैं, एपिसियोटोमी में, ठीक है, हो गया। उसके बाद हमारा हमारा असिस्टेड डिलीवरी होती है, असिस्टेड डिलीवरी होती है जब हम वजाइनल डिलीवरी करते हैं। सो इन सम केसेस लाइक कि अगर प्रॉपर वजाइनल डिलीवरी तो हो रही है बट नहीं हो पा रही है, सो इन दैट हम कुछ असिस्ट करते हैं। सो असिस्टेड इन द टर्म्स ऑफ आइदर बाय फोर्सेप्स या फिर वैक्यूम यूज करते हैं, ठीक है ना। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि फोर्सेप्स डिलीवरी हो या फिर वैक्यूम असिस्टेड डिलीवरी हो, वो कब करेंगे, स्टेशन कब होना चाहिए, एटलीस्ट +2 स्टेशन होना चाहिए। एंड डायलेशन कितना होना चाहिए, पूरा फुल डायलेशन होना चाहिए। अगर लाइक 8, 9 अगर डायलेशन है सर्विक्स तो हम नहीं करेंगे, फुल डायलेशन होना चाहिए सर्विक्स का, एंड स्टेशन +2 होना चाहिए, तभी हम फोर्सेप्स या फिर वैक्यूम यूज करेंगे, ठीक है। हम समटाइम्स रोटेशन भी किया जाता है बेबी को, तो रोटेशन कब करना है, ओनली इन वैक्यूम डिलीवरी में, ओनली इन वैक्यूम डिलीवरी में रोटेशन इज अलाउड, ठीक है ना। एंड बिफोर यूजिंग दिस फोर्सेप्स और वैक्यूम ऑलवेज रूल आउट फॉर फर्स्ट CPD, दैट इज द सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, एंड ब्लैडर शुड बी एम्प्टी। अगर पेल्विक अगर उतना प्रोपोर्शन ही नहीं है तो वैक्यूम असिस्टेड डिलीवरी का कोई फायदा नहीं, देन इन दैट केस हमें LSCS ही करना होगा, ठीक है ना। सो फर्स्ट रूल आउट फॉर सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन एंड देन ब्लैडर शुड बी एम्प्टी, एंड देन हमें फोर्सेप्स या फिर वैक्यूम यूज करने होते हैं, ठीक है ना। देन वैक्यूम डिलीवरी का अगर हम बात करें, दैट इज वेंटूज बेसिकली यूज करते हैं, तो उसमें कितना प्रेशर लगाते हैं, क्योंकि वैक्यूम लगा रहे हैं ना, दैट इज समथिंग प्रेशर लगा रहे हैं, नेगेटिव प्रेशर लगा रहे हैं। सो कितना प्रेशर लगाते हैं, नॉर्मल प्रेशर हमारा होता है 0.2 kg पर मीटर स्क्वायर, है ना। मैक्सिमम कितना तक जा सकते हैं, दैट इज 0.8 पर केजी मीटर स्क्वायर तक मैक्सिमम प्रेशर है, दैट इज द 0.88 kg पर मीटर स्क्वायर। इट इज नॉट पर, इट इज 0.2 kg पर मीटर स्क्वायर एंड 0.8 kg पर मीटर स्क्वायर। 0.8 का मतलब है 600 mm ऑफ Hg। अगर अब आप से एग्जाम में mm ऑफ Hg में आ गया तो 600 mm ऑफ Hg से एक्स्ट्रा प्रेशर हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, है ना। सक्शन क्या करता है, जो वैक्यूम बेसिकली क्या करता है, डिसेंड करता है, डिसेंड में हेल्प करता है ना, डिसेंड्स में हेल्प करता है ये। मैक्सिमम टाइम फॉर सक्शन डिवाइस लाइक मोर देन 25 मिनट, 25 मिनट्स इज द मैक्सिमम टाइम, इससे ज़्यादा टाइम हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड वैक्यूम डिलीवरी का क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, दैट इज द कैपूट सक्सीडेनियम, कैपूट सक्सीडेनियम, कैपूट सक्सीडेनियम एंड सिफेल हेमाटोमा है ना, कैपूल सक्सीडेनियम हो गया एंड सिफेल हेमाटोमा इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ वैक्यूम असिस्टेड डिलीवरी, ठीक है ना, सिफेल हेमाटोमा।
सो दिस यू शुड नो। एंड फोर्सेप्स लाइक हम बाय यूजिंग रिले आउटलेट फोर्सेप्स यूज करते हैं। तो ये इमेज जो है मैं आपको जब मैं इंस्ट्रूमेंट दिखाऊंगी तब उसमें दिखा दूंगी मैं आपको, ठीक है ना। सो ये आपको फोर्सेप्स और वैक्यूम डिलीवरी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। सिजेरियन सेक्शन कमिंग टू, तो एक तो हमारा नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो गया। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में हमारा कुछ असिस्टेड डिलीवरी हो गया, डेट इज बाय आइदर फोर्सेप्स और हमारा वैक्यूम हो गया। अगर वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है तो क्या होता है, ऑफकोर्स सिजेरियन सेक्शन होता है। सिजेरियन सेक्शन में आपने क्या याद करना है, यू हैव टू नो कि या तो अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन हो सकता है या फिर लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन हो सकता है। तो बेसिकली जो मोस्ट कॉमनली जो हम करते हैं डेट इज द लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करते हैं। अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन पहले क्या करते थे बट अब इतना नहीं करते हैं, ठीक है ना। लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन में भी लाइक कर्स इंसिजन लग सकता है या फिर क्रोनिक्स इंसिजन लग सकता है। तो कर्स इंसिजन मतलब कि लोअर सेगमेंट ट्रांसवर्स इंसिजन होता है, इट इज लाइक लोअर सेगमेंट में लगाएंगे ट्रांसवर्स। एंड क्रोनिक में क्या है, ये भी लाइक ट्रांसवर्स ही लगेगा बट अपर सेगमेंट में लगेगा। सो दैट इज द डिफरेंस, है ना। सो कर्स इंसिजन में जो रिस्क ऑफ यूटेराइन रप्चर है वो लेस देन 1% है, बट इन क्रोनिक इंसिजन में जो रिस्क ऑफ यूटेराइन रप्चर है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 to 7%। तो मतलब कि अगर एग्जाम में आया कि यूटेराइन रप्चर का ज्यादा चांसेस कहाँ पे, दैट इज इन द क्रोनिक इंसिजन में है, ठीक है ना। सो ये आपको सिजेरियन सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। कमिंग टू वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज द सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। तो सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम क्या होता है, इनमें क्या होता है कि लाइक इन द थर्ड ट्राइमेस्टर में, बेसिकली लेट थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि जो यूट्रस है दैट इज बहुत हैवी हो जाता है। सो ग्रेविड यूट्रस, जब मदर जब सुपाइन लेती है तो क्या होता है, जब मदर सुपाइन लेती है तो ये जो ग्रेविड यूट्रस है ना वो क्या करता है, कंप्रेस करता है किसको, इन्फीरियर वेना कवा को। इन्फीरियर वेना कवा को कंप्रेस करती है एंड बिकॉज ऑफ डैट क्या होता है, जो वीनस रिटर्न है ना, वीनस रिटर्न जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है। अब वीनस रिटर्न डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ऑफकोर्स कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। अगर कार्डियक आउटपुट कम हुआ तो दो चीज हो सकता है, एक तो मदर को हाइपोटेंशन होगा, मदर जो है वो हाइपोटेंशन टैकीकार्डिया फील करेगी, एंड बच्चों को भी तो कम ब्लड जा रहा है ना, तो फीटल सर्कुलेशन भी कम हो रहा है, तो फीटल डिस्ट्रेस होने की भी चांसेस है ना। तो ये आपको दो चीजें याद करनी है कि सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम, जब मदर है वो सुपाइन लेटेगी तो हाइपोटेंशन होगा। क्यों, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ इन्फीरियर वेना कवा को कंप्रेशन हो रहा है। तो कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है तो मदर में हाइपोटेंशन होगा एंड बेबी में भी डिस्ट्रेस होगा। सो टू प्रिवेंट दैट हम क्या करते हैं, मदर को लेफ्ट लेटरल पोजिशन बोलते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजिशन में हम लेटने बोलते हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द प्री टर्म लेबर। सो प्री टर्म लेबर का मतलब क्या होता है, सबको पता है कि टाइम से पहले लेबर हो जाना, है ना। सो लाइक नॉर्मल जो ड्यूरेशन है दैट इज 37 to 42 वीक, है ना। 37 to 42 वीक इज द नॉर्मल ड्यूरेशन है कि इसके बीच में लेबर होना चाहिए, बेबी डिलीवर्ड होना चाहिए। बट अगर 37 वीक से पहले हो जाए तो उसको हम प्री टर्म बोलेंगे, 42 वीक के बाद होगा तो उसको हम पोस्ट टर्म बोलेंगे, राइट, ठीक है। सो उसका अगर हम डेफिनेशन बोले, बिकॉज सब चीज का एक डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन होता है। सो इन दैट कि कॉन्ट्रैक्शन एंड सर्वाइकल डायलेशन एंड इफेसमेंट स्टार्ट आफ्टर 20 वीक बिफोर 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। सो 37 से पहले तो बोल दिया, बट कब से, लाइक 20 वीक के बाद, है ना। 20 वीक के बाद 37 से पहले लेबर स्टार्ट हो जाएगा। लेबर स्टार्ट का मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन एंड सर्वाइकल डायलेशन स्टार्ट हो गया है आफ्टर 20 वीक एंड बिफोर 37 वीक, दैट इज नोन एज प्री टर्म लेबर। कितना कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज द एटलीस्ट 4 कॉन्ट्रैक्शन इन 20 मिनट्स, एंड कितना डायलेशन, दैट इज मोर देन 2 सेंटीमीटर डायलेशन हो गया सर्विक्स का, तो उसको हम बोलेंगे प्री टर्म लेबर, ठीक है ना। सो प्री टर्म लेबर होता है एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से एमसीक्यू आता है कि टेस्ट फॉर एमनियोटिक फ्लूइड, कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज हो रहा है तो हम उसके क्या क्या टेस्ट है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, फर्न टेस्ट बताया था मैंने आपको, याद करो, फर्न टेस्ट बताया था ना मैंने आपको, एक मैंने आपको नाइट्रोजन टेस्ट बताया था, नाइट्रोजन टेस्ट बताया था, टेस्ट फॉर एमनियोटिक फ्लूइड, है ना। फर्न टेस्ट हो गया, जो फर्न लाइक अपीयरेंस हो जाएगा अंडर माइक्रोस्कोप। नाइट्रोजन में जो हम नाइट्रोजन जो स्ट्रिप्स पे डालेंगे एमनियोटिक फ्लूइड, तो एमनियोटिक फ्लूइड कैसा होता है, बेसिक नेचर में होता है, तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड थर्ड टेस्ट हमारा है फीटल फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट, इंपॉर्टेंट है। अगर ये 22 से 34 वीक के बीच में अगर ये पॉजिटिव आता है, मतलब कि देयर इज वेरी हाई चांस कि नेक्स्ट वीक में लाइक डेज की बेबी डिलीवर हो सकता है ना। सो दैट इज द फीटल फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट। ये बात तो हो गई, बट अगर प्री टर्म लेबर हो रहा है तो हमें मैनेजमेंट क्या करना है ना, दिस इज द समथिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो मैनेजमेंट क्या है, अगर लेस देन 32 वीक पर अगर बेबी डिलीवर है, मतलब 32 वीक से पहले अगर सर्विक्स डायलेट एंड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए हैं, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू गिव टोकोलिटिक्स। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो हमें कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंट करना है, हम नहीं चाहते कि इतनी जल्दी बेबी डिलीवर हो, मतलब जितना हो सके 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन थोड़ा डिले हो, है ना। सो हम क्या देंगे,
टोकोलिटिक्स देंगे, कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करेंगे, है ना, स्टॉप करेंगे। सो टोकोलिटिक्स देंगे, दैट इज निफिडिपिन देंगे। क्या देंगे हम? निफिडिपिन देंगे। निफिडिपिन देंगे, इट इज बीटा ब्लॉकर, है ना। सो निफिडिपिन देंगे, प्लस स्टेरॉइड्स देंगे, स्टेरॉइड्स दैट इज क्या करेगा? लंग की मैच्योरिटी करेगी, है ना। सो हम दैट इज बीटा मिथासोन, है ना, बीटा मिथासोन इज द चॉइस। सो वो हम देंगे स्टेरॉइड्स में, और हम MgSO4 देंगे, दैट इज न्यूरो प्रोटेक्टिव, सो दैट सेरिब्रल पैल्सी को प्रिवेंट करेगा। प्लस हम GBS प्रोफाइलेक्सिस देंगे। GBS प्रोफाइलेक्सिस में क्या है? दैट इज पेनिसिलिन देंगे, पेनिसिलिन देंगे, ठीक है ना। सो ये 4 चीजें देंगे। सो अगर लेस देन 32 वीक से पहले अगर होगा तो हमारा मोटिव है कि हम लेबर को भी डिले करें, प्लस बेबी अगर आएगा तो उसकी लंग मैच्योरिटी, उसका सेरिब्रल पाल्सी से प्रिवेंट करने के लिए प्लस GBS प्रोफाइलेक्सिस भी देंगे, ठीक है ना। सो टोकोलिटिक्स निफिडिपिन हो गया, और हमारा स्टेरॉइड्स में बीटामिथासोन हो गया, MgSO4 देंगे, एंड फोर्थ हम क्या देंगे? दैट इज GBS प्रोफाइलेक्सिस, दैट इज हमारा पेनिसिलिन हो गया, ठीक है। बट अगर 32 वीक्स के बाद एंड 34 वीक से पहले हो रहा है ना, सो 34 वीक से पहले हो रहा है, सो अगेन हम क्या देंगे? टोकोलिटिक्स देंगे। अगेन हमारा मोटिव होगा कि हमें प्रिवेंट करना है, सो अगेन हम टोकोलिटिक्स देंगे, अगेन हम स्टेरॉइड्स देंगे, है ना। बट यहाँ पे हमें MgSO4 देने की जरूरत नहीं है, न्यूरो प्रोटेक्टिव देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम GBS प्रोफाइलेक्सिस देंगे, ठीक है ना। सो 3 चीजें देंगे। बट अगर 34 वीक के बाद हो रहा है तो मतलब कि हम डिलीवरी करवाएंगे, अब हम वेट नहीं करेंगे, अगर हो रहा है तो हम करवा देंगे। तो यहाँ पे हम टोकोलिटिक्स नहीं देंगे, यहाँ पे स्टेरॉइड्स दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, डिपेंड ऑन द कंडीशन, एंड हम GBS प्रोफाइलेक्सिस देंगे। तो हम GBS प्रोफाइलेक्सिस देंगे, दैट इज पेनिसिलिन देंगे, प्लस माइनस स्टेरॉइड्स देंगे, ठीक है ना। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट यू शुड नो, बहुत लाइक शॉर्ट टर्म में पूरा का पूरा चीज कवर हो गया है, ठीक है ना। ओके, सो दैट इज दिस इज द प्री टर्म लेबर। एक होता है हमारा प्री मैच्योर प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो मतलब प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हम कब करते हैं? लाइक इन कोरियो अम्नियोसाइटिस में करते हैं, अब्रप्शियो प्लेसेंटा में करते हैं, एंड फीटल डिस्ट्रेस में हम प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करते हैं, मतलब हम प्री टर्म लेबर हम इंड्यूस करते हैं, ठीक है ना। सो ये हो गया हमारा प्री टर्म लेबर, एंड देन हमारा है पोस्ट टर्म लेबर, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। तो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कब बोलेंगे? 37 to 42 इज द नॉर्मल ड्यूरेशन, राइट। सो आफ्टर 42, सो बियॉन्ड 42 वीक हो गया, अभी तक बेबी डिलीवर नहीं हुआ है, या फिर जो भी EDD है, EDD का आफ्टर 2 वीक, है ना, जो भी EDD है, लेट्स सपोज 1 जनवरी 2026 इज द EDD, बट स्टिल 14 डेज पास हो गया, स्टिल बेबी डिलीवर नहीं हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। सो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में बेसिकली क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है? दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज फर्स्ट इज ओलिगोहाइड्रामिनोज होता है, मिकोनियम एस्पिरेशन के चांसेस है, मैक्रोसोमिया लाइक मोर देन 4 kg बेबी होगा, उसके अलावा जो बेबी का जो स्किन होगा वो ड्राई, रिंकल एंड पीलिंग स्किन होगा, ठीक है ना। एंड वेरी लिटिल वर्निक्स कैसियोसा होगा, बहुत कम होगा, एंड लैनियोगो भी बहुत कम होगा, बेबी का स्किन बहुत ड्राई होगा, सबक्यूटेनियस फैट जो है वो लॉस हो जाएगा, तो बेबी ऐसे थिन सा दिखेगा, थिन अपीयरेंस होगा बेबी का। सो ये बेसिकली सिम्टम्स आपको याद करने, लाइक क्लिनिकल फीचर्स दैट इज सीन इन द बेबी इन पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड नो, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद आता है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट, लाइक इन लाइक सिंगल लाइनर में पूछ सकते हैं कि अम्नियोटिक फ्लूइड लाइक कि पॉलीहाइड्रामिनोज एंड ओलिगोहाइड्रामिनोज। सो ओलिगोहाइड्रामिनोज कब दिखता है, पॉलीहाइड्रामिनोज कब दिखता है? सो देखो, इन केस ऑफ यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी क्या होगा? दे इज ओलिगोहाइड्रामिनोज, है ना, दे इज जो अम्नियोटिक फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इन रीनल एजेनेसिस में भी क्या होगा? हमारा जो अम्नियोटिक फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा लाइक बार्टर सिंड्रोम इन फीटस, जो अम्नियोटिक फ्लूइड है इंक्रीज हो जाएगा, इसोफेजियल अट्रेसियम में भी इंक्रीज हो जाएगा, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट में क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अम्नियोटिक फ्लूइड क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओम्फेलोसील में भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। फीटल अनीमिया में भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस में भी इंक्रीज होगा। ट्विंस में भी होगा तो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ट्राइजोमी में भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। एनेंसिफेली में भी क्या होगा? इंक्रीज हो गया। तो देखो सिंपल आपने क्या याद करना है कि अगर एग्जाम में यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी आए या फिर रीनल एजेनेसिस आए, सो इन दैट 2 कंडीशन में ओनली क्या होता है? डिक्रीज होता है। बाकी रेस्ट ऑफ कुछ भी आ जाए एग्जाम में, आपने क्या लिखना है? आंख बंद करके आपने बोलना है कि अम्नियोटिक फ्लूइड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज द सिंपल थिंग आपको याद करके जाना है। ओनली यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी एंड रीनल एजेनेसिस डिक्रीज, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग लाइक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, ट्राइजोमी, सब में क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है।
ओके। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है कि इंडिकेशन ऑफ एस्पिरिन, लाइक एस्पिरिन कब कब इंडिकेट करते हैं। सो लाइक अपला हो गया हमारा, अपला में यूज़ करते हैं, है ना। उसके अलावा पास्ट हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो या फिर क्रोनिक हाइपरटेंशन हो, मल्टी फीटल प्रेगनेंसी हो, ओवर डायबिटीज मिलाइटिस हो, सीकेडी हो गया, सो इन दैट केस में एस्पिरिन इंडिकेट किया जाता है मदर को, ठीक है ना। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके अलावा प्रेसिपिटेटस लेबर कब बोलते हैं, when the labor like whole complete like from starting of uterine contraction till delivery of baby, ये सब कुछ अगर विद इन 3 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा, विद इन 3 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेटस लेबर। प्रेसिपिटेटस मतलब बहुत फास्ट, बहुत जल्दी हो गया। आप खुद सोचो, यूटरस कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हुआ, टिल डिलीवरी ऑफ बेबी विद इन 3 आवर्स में हो गया। यूजुअली 12 से 18 घंटा लग जाता है ना, पर विद इन 3 आवर्स में हो गया, दैट इज देन इट इज नोन एज प्रेसिपिटेटस लेबर, ठीक है ना। देन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्पाल्डिंग साइन, ये पूछ रखा है। सो स्पाल्डिंग साइन क्या होता है, स्पाल्डिंग साइन होता है कि देयर इज ओवर, है ना, ओवर रैपिंग ऑफ फीटल स्कल, है ना। सो फीटल स्कल क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, ओवरलैप या फिर ओवरलैप बोल दो। सो ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ऑफ फीटल स्कल, ओवरलैपिंग ऑफ फीटल स्कल क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ जो ब्रेन है वो क्या हो गया, कंप्रेस हो गई है ना, बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द ब्रेन। सो बेसिकली स्पाल्डिंग साइन कहाँ देखने को मिलता है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये हमारे को देखने को मिलता है इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ में, है ना। इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ, या फिर जिसको आप स्टिल बर्थ भी बोल सकते हो, स्टिल बर्थ भी बोल सकते हो, है ना, लाइक डेथ ऑफ द बेबी इन द यूटरस, है ना। सो दैट इज द स्पाल्डिंग साइन। सो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है ना, रिगार्डिंग हमारा ओबीजी, ठीक है ना। सो आज के लिए हमारा इतना ही इनफ है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। सो उसमें हम और भी इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे। सो टोटल हमारा बेसिकली 10 वीडियोज होगा, है ना। 10, आज हमारा 5th था, ऐसे ही टोटल 10 होगा। 10 में A to Z जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग ओबीजी वो सब कुछ कवर हो जाएगा। सो प्लीज़ ये सारा ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, बिल्कुल भी मिस मत करना, अच्छे से याद कर लेना। एंड यस, बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे हैं कि पीडीएफ भेज दो। सो पीडीएफ मैं बिल्कुल नहीं भेजूंगी, ये आपने खुद से बनाना है, आपने नोट्स, आपने वीडियो देखना है, आपने नोट्स खुद से बनाना है, खुद से मेहनत, तो खुद तो कुछ तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले मैं क्यों नहीं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो जब आपने अपने हाथों से इसको बनाओगे, लिखोगे ना, तो वो अच्छे से आपको रिटेन रहेगा, याद रहेगा, ठीक है ना। सो इसलिए, और ये जो पॉइंट है ना, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने बहुत बार इसको अच्छे से रिवीजन करना है। रिवीजन इन द सेंस कि आपने काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, नेटफ्लिक्स की तरह, या फिर आप ऐसे किसी नॉवल पढ़ रहे हो उस तरीके से नहीं देखना है, आपने एक्टिव रिकॉल करना है, क्योंकि इस पॉइंट से किसी भी तरीके से एमसीक्यू पूछ सकते हैं। एंड लाइक अभी मैंने लिखा कि इंडिकेशन ऑफ एस्पिरिन, तो वो ऐसे भी पूछ सकते हैं ना कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एस्पिरिन इन प्रेगनेंसी, तो वो 3 ऑप्शन दे देंगे। एंड 4th ऑप्शन दे देंगे कि 3 ऑप्शन दे देंगे कि हाँ, हाँ, यहाँ यूज़ करना है। एंड 4th ऑप्शन वो कुछ और दे देंगे जहाँ पे बेसिकली यूज़ नहीं करते हैं। तो आपने ये चारों पॉइंट याद रहेगा तभी तो कर पाओगे। सो आपको ना एक्टिव रिकॉल करना है, आपको रीड नहीं करना है। एंड ऑल्सो कुछ स्टूडेंट्स का ये भी डाउट है कि मैंने 2 बार रिवीजन कर लिया है या 3 बार रिवीजन कर लिया, व्हाटएवर द टाइम मैंने रिवीजन कर लिया, स्टिल जब मैं एमसीक्यू सॉल्व करती हूँ तो क्या होता है कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि वेदर इट्स 3 आंसर और 4 आंसर। ये क्यों हो रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ एक्टिव रिकॉल, क्योंकि आप रिवीजन तो कर रहे हो, आप पढ़ भी रहे हो, आप रिवीजन भी कर रहे हो, बट आप एक्टिव रिकॉल मेथड से रिवीजन नहीं कर रहे हो। तो जब आप ऐसे नोट्स को जब आप देखते हो ना, पैसिवली देखते हो, तो आपको लगता है यस मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। आपके ब्रेन को पता है ये भी आता है, इनफैक्ट आपको पेज नंबर भी पता होगा, इनफैक्ट आपको लोकेशन भी पता होगा कि यस ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप एक्टिव रिकॉल करते हो ना, तो आपने वो एक पॉइंट मिस करते हो कि हाँ ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया ड्यूरिंग माई एक्टिव रिकॉल। तो ये पॉइंट जब मैंने मिस कर दिया, तो आप वापस वो पॉइंट देखोगे, याद करोगे, तो वो बेटर रिटेन होगा, आपको याद रहेगा अच्छे से। जो चीज़ हम भूल जाते हैं ना, जो चीज़ हम भूलते हैं, ऐसा खुद ही सोचो, जब हम जो कुछ हम भूल जाते हैं एंड जब हम उसको वापस हम याद करते हैं ना, तो वो हमें हमेशा याद रहती है, लॉन्ग टर्म तक याद रहती है कि ये मैंने मिस्टेक किया था। जो भी हम मिस्टेक करते हैं, है ना, जैसे कि एग्जाम में आप कोई मिस्टेक करके आ जाओगे, या फिर आप टेस्ट सीरीज में कोई मिस्टेक करते हो, आप उसको एनालाइज करते हो, तो नेक्स्ट टाइम ना वो मिस्टेक आपसे नहीं होता है जल्दी। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को वो एकदम स्ट्राइक हो जाता है कि यस ये मिस्टेक मैंने किया था। ऐसे ही जब आप एक्टिव रिकॉल करोगे ना, तो जो चीज़ें छूट जाएगी, जो मिस्टेक होगा आपसे, वो आप वापस से याद करोगे, ध्यान दोगे, तो वो वापस से वो गलती